रीमा गहरी नींद की गाढ़ से बाहर निकल हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। फागुन के सुनहरे मौसम में भी वो पसीने से तरबतर थी। जिन हैवानों को उसने अपनी लाडली रिया को उससे छीनकर ले जाते देखा था, जिनके पीछे बेतहाशा भागती रोती हुई वो मदद के लिए चीखे जा रही थी, उन्हें अंधेरे ने ले लिया था। उसी गहन अंधकार की खामोशी से भयभीत हो वो उठ बैठी थी। ओह, तो क्या यह मात्र एक ख्वाब था? लेकिन क्या यह एक बार की बात थी? नहीं, यह सब यूं ही नहीं था। हर दिन अखबारों के पन्ने और टीवी की न्यूज़ में नाबालिग बच्चियों व युवा कन्याओं और स्त्रियों के शारीरिक उत्पीड़न, यौन शोषण, बलात्कार, दुष्कर्म व कुकर्म की खबरें पढ़कर सुनकर वो मानसिक रूप से उन्हीं में उलझी रहती थी। उठते बैठते अपनी सोच में कल्पना को यथार्थ का जामा पहनाकर वो कांप जाती थी। दिखने में रीमा ठहरी हुई साधारण स्त्री लगती थी, लेकिन भीतर से वो कोमल व भयभीत संवेदनाओं से ग्रसित हो चुकी थी। दहशत भरी परछाइयाँ उसके जहन के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। उसकी बेटी रिया उसी की तरह दिखने में साधारण थी, लेकिन थी तो वो लड़की जो वर्तमान के दूषित समाज में पल बढ़ रही थी। कसैला यथार्थ समक्ष था। कभी भी कोई अनहोनी उसके साथ भी घट सकती थी। आखिर वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। ऐसी आशंकाएं रीमा को चैन से जीने नहीं दे रही थी। खुशियों की बारिश जो रिया के जन्म पर बरसी थी, उसकी स्मृतियां उसके समक्ष खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसी बारिश में रीमा आज भी भीगी रहना चाह रही थी, किंतु डर के साए बीच में आकर उसे भयभीत कर रहे थे। अजीत जब भी उसे पुकारता तो वो चौंक जाती। खालीपन ढोता उसका चेहरा और उस पर छाया जर्द रंग का साया उसे परेशान कर देता था। ऑफिस से लौटने पर उसे एकांत में खोए बैठे देखकर अजीत का सिर भी भारी हो जाता था। वह भी नोट कर रहा था कि रिया को लेकर रीमा काफ़ी असुरक्षित महसूस करती है। आरव को तो स्कूल बस में स्कूल भेजती है, वहीं 5 वर्ष की रिया को वो स्वयं कार में स्कूल छोड़ने व लेने जाती है। रीमा ने ढेरों खिलौने लाकर एक कमरे को टॉय रूम बना डाला था। रिया को किसी के घर न भेजकर वो आस पड़ोस के बच्चों को अपने घर खेलने को बुला लेती थी। पार्क वगैरह जाना हो तो वो हमेशा ही दोनों बच्चों के साथ रहती थी। वैसे अपने आप को भूल वो बच्चों की परछाई बनकर रह गई थी। नौकर रखना तो उसे कतई गवारा नहीं था। हाँ, काम वाली बाई लगा रखी थी। इस पर भी दिन भर घर के भीतर व बाहर के काम निपटाने में वो थक कर चूर हो जाती कि रात को उसे चैन की नींद मयस्सर हो सके। किंतु दहशत की परछाइयाँ ख्वाब बनकर पीछे पड़ जाती। एक दिन मीरा मिली थी उसे। वो बताने लगी कि श्रेया 10 वर्ष की है, फिर भी मीरा ही उसे ट्यूशन क्लास के लिए छोड़ने व लेने जाती है। मैडम के मोड़ पर एक डीजे की लॉरी खड़ी रहती है। उसमें उनके काम के 4-5 लड़के निठल्ले से श्रेया को आते देखकर अजीब से इशारे करते हैं। कभी कोई फप्ती भी कस देते हैं। उनकी इन हरकतों से डरती श्रेया ट्यूशन ही नहीं जाना चाहती, पर करे तो क्या करे। आजकल इतना गंदा वक्त है कि किसी को गलत बात के लिए डांट भी नहीं सकते। कौन लगे इन गुंडों के मुंह, कहीं पीछे ही ना पड़ जाए। बाबा डर लगता है। देखा नहीं सोनी टीवी पर दस्तक प्रोग्राम में क्या हाल करते हैं बदले के लिए। आज घर बैठे ही देख लो दुनिया कैसे रसातल को जा रही है। स्वयं कुछ कर सको तो कर लो, किसी से कुछ ना कहो। सब बातें सुनकर रीमा को लगा कि मीरा भी उसी की तरह असुरक्षित महसूस करती है। वह सोच में पड़ गई कि यह कैसी गर्म हवाएं बह रही हैं, जिनकी तपिश से अमन और चैन झुलस रहे हैं। आज की बदलती सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों में नारी की अस्मिता खतरे में पड़ गई है। वह पुरुष को अभिन्न रिश्तों के अलावा भी एक भयानक शक्ल में देखती है, जो हैवान और राक्षस की शक्ल है। दिल्ली की चलती बस में दामिनी रेप कांड पुरुष की रुग्ण मानसिकता का
हैवानियत का एक विशेष उदाहरण है जिसने हर स्त्री पर दहशत की छाप छोड़ दी है। वहीं 5 वर्ष की अबोध बालिका और प्रतिदिन न जाने कितनी बालिकाओं से दुष्कर्म हर माँ को असुरक्षा का जामा पहना गया है। ऐसे भयावह सत्य सबको निरुत्तर कर रहे हैं। इसी तरह के विचार रीमा की छाती के बंद किवाड़ों को सीधे खटखटाकर दस्तक दिए रहते और रीमा की हर धड़कन उनकी गूंज महसूस करती रहती। अपनी काम वाली बाई से अचानक एक दिन रीमा ने पूछा कि वो अपने बच्चे किसके भरोसे घर में छोड़कर काम पर आती है। इस पर उसने बताया कि घर में बूढ़ी सास है जो वैसे तो किसी काम की नहीं, पर घर का दरवाज़ा खुला रहता है। मर्द तो सुबह का गया रात को पीकर धुत होकर लौटता है, आकर मार पिटाई करता है, एक ढेला नहीं देता घर में कमाई का। हाँ देता है तो सिर्फ कोख में एक नया बीज, अपना पेट दिखाते हुए। वह फिर पेट से थी। कहीं बाई की चौथी भी बेटी हुई तो इस ख्याल से ही वो काँप उठी। उसे हर शख्स परेशान और चिंताओं से घिरा दुखी ही लगता। वह सोचती, कन्या भ्रूण हत्या यदि पाप है तो कन्या की सुरक्षा की गारंटी भी तो नहीं है। इन्हीं सोचों से रीमा की मानसिकता रुग्णतर होती जा रही थी। वह रिया के आसपास विशिष्ट रूप से कोई न कोई सुरक्षा कवच बनाए रखती। अजीत के किसी भी दोस्त के पास या आस पड़ोस के किसी भी अंकल के पास उसे जाने नहीं देती थी। उसे समझाती कि किसी भी अंकल से टॉफ़ी, चॉकलेट या कोई भी गिफ्ट नहीं लेना। जब चारों ओर से ऐसे किस्सों की अतिरेकता हो जाती तो बेटी को सीने से लगा रीमा रोने लग जाती। साथ वाली गली के गुप्ता साहब की बेटी निकिता 10वीं में पढ़ती थी। उनको कभी हवा ही नहीं लगी कि निकिता रिसेस में अपने साथ पढ़ते एक लड़के के घर जाती रहती है। उस लड़के ने अपने घर में छिपे कैमरे से अपने साथ निकिता की ब्लू फिल्म बनाकर नेट पर डाल दी। शर्म के मारे निकिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मिसेस गुप्ता रो रो कर विलाप कर रही थी। इसे मैंने कोख में ही क्यों ना मार डाला, आज भी तो मर ही गई है, साथ हम सबको भी मार गई है। उस रात रीमा सो नहीं पाई। अजन्मी चीखों का शोर सब ओर सुनाई दे रहा था। लेकिन जन्मी बेटियों की चीखें तो लगता है सुनामी ही लाएंगी एक दिन। अखबार में लिखा था, अभिभावकों को सताने लगी बेटियों की चिंता। वह तो कब से इस चिंता में घुली जा रही है। आगे लिखा था, दरिंदों के खौफनाक पंजे आए दिन उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। यह सब पढ़कर कौन से माता पिता कांपेंगे नहीं। कहाँ है सुरक्षा? नारी शक्ति है, नारी सबला है, वह 49% है, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। भाषण देने के लिए यह सब अच्छी दलीलें हैं। वास्तविकता क्या है यह हम सब जानते हैं। पुरुष की हवस की भूख के समक्ष वह अपने नारी शरीर के कारण मात खा जाती है। लगता है नारी एक फिसलन है जिस पर पुरुष फिसल ही जाता है, फिर वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, किसी भी रिश्ते से जुड़ा क्यों ना हो। रीमा के अपने अतीत की खिड़की भी अचानक खुल गई, जिसकी ओट से उसके अपने सगे मामा का विकृत चेहरा झांक उठा, जो चढ़ती उम्र की सगी भांजी को देख वश में न रह सके थे। फिर परायों का क्या विश्वास। उसे चहु ओर सी फ्राइड की थ्योरी की सच्चाई नजर आती थी, जिसके अनुसार दुनिया में 2 ही लोग होते हैं, औरत और मर्द, जिन्हें कोई रिश्ता नहीं बांधता। बदन की आंच में सब पिघलकर एक हो जाते हैं, फिर वो बदन किसी का भी हो। अजीत की हर संभव कोशिश होती कि रीमा को समझाए कि यह डर बेबुनियाद है। वह ढेरों उदाहरण देता पर कुछ नहीं होता। आखिरकार वह उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया। वहाँ साइकोथेरेपी भी चलती रही, लेकिन जिस थेरेपी ने उसके भीतर बदलाव लाया वो मिली उसे एक मजदूरन से। हुआ यूं कि गली के नुक्कड़ पर एक नए बनते घर में बिन छत और दीवारों के प्रांगण में पलते एक मजदूर के ढेरों बच्चे सारा दिन गली में निकल शोर मचाए रहते, जिनसे सब डिस्टर्ब होते पर कोई कुछ न कहता। एक शाम रीमा ने उस मजदूरन को बुलाया और बोली, अपने बच्चे और बच्चियों को तुमने सारा दिन सड़क पर खुले छोड़ रखा है,
जमाना बहुत खराब है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। इस पर उसने एक टूक जवाब दिया, भाई ये सब तो निपट लेंगी, जौन कोई इनसे कुछ करे का होई तो। तय काहे डरत हो फालतू माँ, तोहार बिटिया को भी दिलेर बनाई दो ना। हमहू तो इनका सब सिखाए दिए हैं, हमारी मोड़ी का पास कोई न फटकेगा, इतना भर जान लो। उसका जवाब सुन रीमा का मुंह खुला का खुला रह गया। एक अनपढ़ गवार के समक्ष उसकी समझ छोटी पड़ गई थी, उसकी सोच अपमानित हो गई थी। इस तिरस्कार से उसका मनोबल जाग उठा, भीतर आत्मविश्वास की तरंगे बहने लगी। उसे लगा उसके भीतर व्याप्त भय का निवारण इसी आत्मविश्वास की बागडोर थामने से ही संभव हो पाएगा। वह अपने गेट की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसी पल उसने रिया का हाथ छोड़ दिया। वो मानो बंधन मुक्त हो भागकर गली में खेलते अन्य बच्चों में मिल खेलने लग गई। वहीं बैठी रिया की खनकती हंसी की झंकार शायद पहली बार सुन रही थी। वो सर झटककर, वो कंधे उचकाकर, वो स्वयं भी अपने मन के बदलाव पर छोटी सी हंसी हंस दी। अगली सुबह बुज़दिल कहीं की रीमा बोली। अजीत ने अखबार से सिर ऊपर उठाकर देखा कि अखबार पढ़ते हुए वो उससे मुखातिब हो गुस्से से बोल रही थी, करनाल में नाबालिग से दुष्कर्म करने पर माँ बेटी ने जहर खा लिया। रीमा बेहद जोश से बोली, अपराधी को दंड देने का विधान बदलना होगा सरकार को। दोषी पाए जाने पर उनके लिंग को काटकर उन्हें हिजड़ा बना दे, जिससे वे सारी उम्र अपराध बोध में जिए और दूसरे भी इससे सबक लें। पहले की तरह रोने कांपने के बदले आज रीमा शेरनी सी दहाड़ रही थी। डर व भयावहता ने साहस व आत्मशक्ति का जामा पहन लिया था, पुनर्जीवा हो उठी थी। अजीत जो हर संभव प्रयत्न कर हार चुका था, आज उस मृतप्राय रीमा को पुनर्जीवित देख ईश्वर को मन ही मन कोटिशः धन्यवाद दे मुस्कुरा उठा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।